एक समय ऐसा था कि जब अंडमान और निकोबार की बात भी आती थी तो लोग कांप जाते थे। काले पानी की सजा, यह स्वतंत्रता संग्राम के समय की बात है। 1947 से पहले की बात, जब स्वतंत्रता सेनानी जिनसे अंग्रेज हुकूमत डरती थी, वो पोर्ट ब्लेयर में काले पानी की सजा दे देती थी स्वतंत्रता सेनानियों को। भारत की सीमा से, यानी मेनलैंड की सीमा से, अंडमान निकोबार भी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन मेनलैंड से, मुख्य देश से लगभग 1300 किलोमीटर दूर, आप चेन्नई से भी बात करें तो चेन्नई से लगभग 1300 किलोमीटर दूर, कोलकाता से करीब 1400 के आसपास किलोमीटर दूर है ये। और मतलब एक फ्लाइट में लगभग 3 घंटे लगते हैं मेनलैंड इंडिया से अंडमान निकोबार पहुंचने के लिए। और उससे भी आगे, मतलब ये लगभग 550-600 द्वीपों का एक बड़ा समूह है। नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स, फिर मेन अंडमान, मिडिल अंडमान, फिर निकोबार, और निकोबार में भी जो वहां पर अंत में जाकर ग्रेट निकोबार आइलैंड है, हम आज चर्चा उसकी कर रहे हैं। एक समय काले पानी की सजा मानी जाती थी और आज वो सामरिक दृष्टि से, भारत की आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। क्यों? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम लोग आजकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करते हैं। एक छोटा सा चोक पॉइंट है, केवल 33 किलोमीटर का, कि पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, अरब खाड़ी से पर्शियन गल्फ में जाने के लिए आपको ये हॉर्मूज जलडमरू मध्य से गुजरना पड़ता है। ईरान का उस पर वर्चस्व है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी महाशक्ति है, सामरिक महाशक्ति, अमेरिका, जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स है, 3 एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप्स उसके गल्फ ऑफ ओमान में, अरेबियन सी में, मेडिटेरेनियन सी में है, लेकिन एक संकरे 33 किलोमीटर के इलाके को पार नहीं कर सकते, क्योंकि वर्चस्व वहां पर ईरान का है, उसकी मिसाइलों का है, उसकी छोटी छोटी गनबोट्स का है। तो ये चोक पॉइंट का महत्व होता है। एक छोटा सा इलाका, अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं तो फिर आप आर्थिक शक्ति है के रूप में उभर कर आते हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय ईरान के हाथों में आ गई है। इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड से महज 45 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक मलाका स्ट्रेट है। और वहां पर एक मलाका स्ट्रेट ही नहीं, वहां सुंडा स्ट्रेट भी है, लोम्बॉक स्ट्रेट भी है, और सभी ग्रेट निकोबार आइलैंड के बिल्कुल पास। भारत की वहां आर्थिक शक्ति और सामरिक शक्ति रही, आपने वो चोक पॉइंट दबा दिया, तो इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में जाने वाला जो रास्ता, जितना सामान है, कंटेनर ट्रैफिक अलग, एनर्जी ट्रैफिक अलग, आप उसे कंट्रोल कर रहे होंगे। आपकी शक्ति वहां दिखेगी। और केवल आपको किसी को डराने के लिए उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है। आप वहां हैं, आपकी नौसेना वहां है, तो आपकी सामरिक शक्ति दुनिया देख रही है। आपके वहां पोर्ट्स हैं, कंटेनर शिपमेंट पोर्ट्स हैं, तो आपकी आर्थिक शक्ति दुनिया देख रही है। और ये तो 21वीं सदी की दुनिया में आप सब जानते हैं, आप कितने भी शांति प्रिय देश हो, अगर आप में आर्थिक और सामरिक शक्ति नहीं है तो दुनिया आपका सम्मान नहीं करती। दुनिया केवल शक्ति का सम्मान करती है। आप शक्तिशाली हैं, आपकी बात मानी जाएगी। आप कमजोर हैं तो आप घुटनों के बल रेंग कर यूनाइटेड नेशन में गिड़गिड़ा ले, कोई नहीं सुनेगा, या सुनकर लोग अनसुनी कर देंगे। आपके पास आर्थिक और सामरिक शक्ति है, आप जो कहेंगे दुनिया मानेगी। और ये भारत का फलसफा है, भारत का ये सिविलाइजेशनल नॉलेज है हमारी। ये चाहे शक्ति और क्षमा कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा हो, या फिर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने इसका जिक्र किया हो कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले सकोप राम तब, भय बिन होए न प्रीत। क्योंकि रामचंद्र जी भी जब समुद्र पार कर लंका जाना चाहते थे, सीता जी को वापस लाना चाहते थे, तो उन्होंने 3 दिन तक वो समुद्र की उपासना करते रहे, पूजा करते रहे कि मुझे मार्ग दे दीजिए। लेकिन जब 3 दिन तक रामचंद्र जी को समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तो अब वो क्षत्रिय थे, उनको गुस्सा आया, उन्होंने अपना धनुष बाण चढ़ाया, और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया तो समुद्र देवता उनके सामने आ गए।
गिड़गिड़ाने लगे और उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपको मार्ग नहीं दे सकता। अगर मैं आपको मार्ग दूंगा तो जल में जो प्राणी रहते हैं उनका अंत हो जाएगा। लेकिन उन्होंने रास्ता भी सुझाया कि कैसे आप राम सेतु का निर्माण कर आप लंका जा सकते हैं। लेकिन रामचंद्र जी ने क्या दिखाया? उन्होंने दिखाई शक्ति, और शक्ति की सब उपासना करते हैं। ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इसके बारे में इस समय बड़ा विवाद है कि अगर ये बन जाएगा तो केवल आर्थिक कुछ लोगों का फायदा होगा, सामरिक दृष्टि से इसका कोई फायदा नहीं है और इससे नुकसान बड़ा होगा। तो मैंने एडमिरल डी.के. जोशी, जो भारतीय नौसेना के पूर्व नौसेना अध्यक्ष है और उनको मैं बहुत लंबे अरसे से जानता हूं, उनसे भी मैंने चर्चा की। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये जो पूरा इलाका है, ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको कई पहलू इसके बारे में बताता हूं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स और खासतौर पर जीएनआई ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की जा रही है कि वहां एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, एक कंटेनर पोर्ट बनेगा, वहां पर एक नौसेना का पोर्ट पहले भी है, एक एयरपोर्ट बनेगा वहां पर, और उसके साथ साथ एक इंटीग्रेटेड सिटी बनेगी। क्या क्या प्लान बन रहा है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, गलाथिया बे करके एक इलाका है, पावर प्लांट, टाउनशिप। और चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि पर्यावरण को नुकसान जो पहुंचे उसकी भरपाई भी हो। देखिए, पर्यावरण बेहद आवश्यक है। जब बात होती है पर्यावरण की सुरक्षा की और देश की सुरक्षा की, देश की आर्थिक शक्ति की, निर्णय आपको करना है। अच्छा, कुछ आंकड़े जो सरकारी तौर पर सरकार की तरफ से सामने आए हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड्स की जब बात करें तो जो पूरी ये द्वीप माला है, जिसमें सैकड़ों द्वीप है, ग्रेट निकोबार आइलैंड लगभग सबसे बड़ा द्वीप है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, 910 स्क्वायर किलोमीटर, 910 स्क्वायर किलोमीटर का है। 166 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महज 2% है जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड में जहां पर यह कार्य होना है। जो पूरा वहां बहुत सुंदर पेड़ है, बहुत प्राचीन पेड़ है। यह मेरा सौभाग्य है, मैं कई बार अंडमान भी जा चुका हूं और निकोबार भी। और हालांकि बहुत ही 2004 में वहां जबरदस्त सुनामी आई थी और उस समय के भारत के गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे, उनके साथ में गया था जब गृह मंत्री वहां गए थे, क्योंकि नुकसान वहां बहुत हुआ था। अंडमान में भी, निकोबार में भी, ग्रेट निकोबार जो कार निकोबार का इलाका है, जहाँ भारतीय वायुसेना का एक बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस है, वहाँ पे घरों को बहुत क्षति पहुंची थी, लोगों के जीवन को बहुत नुकसान पहुंचा था। और उनके साथ उनके हेलीकॉप्टर में या भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में मुझे इंदिरा पॉइंट तक जाने का सौभाग्य मिला था, जो भारत का वहाँ आखिरी छोर है, वहाँ भारत का तिरंगा लहराता है। आमतौर पर सिविलियंस उन इलाके में नहीं जा पाते, लेकिन क्योंकि मैं उस समय के गृह मंत्री के साथ गया था, उन्हीं के हेलीकॉप्टर में गया था, और मैं और कुछ और पत्रकार भी थे, सुनामी के बाद कितनी क्षति पहुंची थी उस क्षेत्र को, और उस साल हम लोग गए थे। फिर उसके बाद एक बार फिर गए कि कितना विकास वहाँ हुआ है। और ये उस समय, मतलब पहले 2004 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2005 की, उसके बाद 2007 की, और उसके बाद फिर नेवल एक्सरसाइजेस को कवर करने के लिए मैं अंडमान निकोबार गया हूँ। और हाल ही में मैं परिवार के साथ छुट्टी मनाने भी वहाँ गया था। तो हम लोग पोर्ट ब्लेयर में लैंड किए थे। दिल्ली से करीब 3 घंटे की फ्लाइट है, आप सीधा पोर्ट ब्लेयर लैंड करते हैं और उसके बाद वहाँ से फेरीज में, और कई तरह की फेरियाँ, आप एक फास्ट फेरी ले सकते हैं, स्लो फेरी ले सकते हैं। 1.5 घंटे की यात्रा कर समुद्र में, अंडमान सी में आप हैवलॉक जैसे एक आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर्यटन, वहाँ भारत का ही नहीं, दुनिया के सबसे सुंदर जो बीच होते हैं, समुद्र तट, उनमें से एक वहाँ पर राधानगर का बीच है। वहाँ पर रहने का भी सौभाग्य मिला, स्नॉर्कलिंग का भी सौभाग्य मिला, और वहाँ एक और बीच है, वहाँ पर डाइविंग का भी सौभाग्य मिला। अंडमान निकोबार के गवर्नर का ये मानना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का, कि दुनिया में इतने अच्छे डाइविंग के स्पॉट्स नहीं हैं जितने अंडमान निकोबार में, और 1, 2, 3 नहीं,
सैकड़ों है वहां पर, सैकड़ों। इतना सुंदर वहां पर समुद्र के नीचे कोरल रीफ्स है कि आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर, अगर आप डीप सी डाइवर, एक आप शैलो डाइविंग का कोर्स करते हैं, फिर आप अगर अनुभवी हो जाते हैं तो आप एडवांस कोर्स करते हैं। तो हम लोगों ने तो शैलो डाइविंग की, आप मछलियों के बीच तैरते हैं, साफ पानी बिल्कुल, आप समुद्र का तल देख सकते हैं, आप समुद्र का तल जाके छू सकते हैं वहाँ पर, और सुंदर मछलियों के बीच ऑक्टोपस आप देख सकते हैं, ईल देख सकते हैं, कई तरह के वहाँ पर समुद्र के जो प्राणी हैं आप उनको देख सकते हैं। लेकिन क्या उनको नुकसान पहुंचेगा? ये तो मैंने एक द्वीप की बात की, ऐसे सैकड़ों द्वीप हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड तो और भी सुंदर है, और भी दूर है। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 130.7 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के महज 1.8% है, उसमें फॉरेस्ट एरिया में पेड़ काटे जाएंगे। हालांकि दर्द बहुत होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ पेड़ तो 300 साल पुराने, 400 साल पुराने, और वहां जो वृक्ष आप देखिए, यहां पेड़ देखते हैं कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, वहां तो 70 फीट ऊंचे पेड़ और विशाल काय पेड़, और ऐसी फैली उसकी जड़ें, मतलब जितनी नीचे जड़ें हैं द्वीप में उतनी ही ऊपर जड़ें, और ऐसी फैली जड़ें। और जो फिल्मों में आप देखते हैं ना कि एक पेड़ की जड़ से दूसरे पेड़ की जड़ जुड़ी और फिर तीसरे पेड़ की जड़ जुड़ी, वहां विरासत ऐसी है। मतलब हम एक मेरीन बायोलॉजिस्ट के साथ हम लोगों को एक फॉरेस्ट वॉक करने का मौका मिला, आनंद आ गया। जरूर जाना चाहिए आपको अंडमान निकोबार, और ये सब बहुत सुंदर है। पेड़ काटे ही जाए, और जो सरकार के तरफ से कुछ इस तरह के आंकड़े दिए गए कि कुछ पेड़ काटे गए तो किसी और जगह और पेड़ लगाए गए, और उसमें किसी ने उदाहरण दिया कि हरियाणा में पेड़ लगाए गए। लेकिन अंडमान निकोबार में जो है, आपको पर्यावरण की रक्षा करनी, लेकिन विकास भी करना है। आपको वहां एयरबेस भी चाहिए, आपको वहां कंटेनर पोर्ट भी चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आपके पास सामरिक शक्ति नहीं है तो दुनिया आपको दबा देगी। अगर आपके पास आर्थिक शक्ति नहीं है तो फिर आप दुनिया के आगे भीख मांगते रहेंगे, आप हाथ फैलाते रहेंगे। आपको ना किसी के आगे हाथ फैलाना है, ना आपको किसी के आगे झुकना है। आपको अपनी शक्ति इतनी बढ़ानी है कि आपके पास अपने डीप सी पोर्ट्स हों, और जितने हों उतना पैसा कमाइए। आप अंडमान में एक अलग बनाइए, ग्रेट निकोबार आइलैंड में, केरला में एक है, देश में अलग अलग स्थानों पर है। आपको मालूम है, हमारे देश में, मतलब भारत इतना विशाल देश है, स्थिति एक समय ऐसी थी, और इतनी दयनीय स्थिति, कि भारत ने डीप सी पोर्ट्स पर उतना काम नहीं किया जितना करना चाहिए था, कि विदेश से बड़े बड़े कंटेनर आते थे लेकिन भारत नहीं आ पाते थे। वो श्रीलंका में जाके कोलंबो के पोर्ट में अपना सामान उतारते थे, वहां से बड़े पोर्ट से छोटे पोर्ट में भारत आया करते थे। इतना सा श्रीलंका, उसके पास डीप सी पोर्ट थे। हम अब जाके वहां वो विकास कर रहे हैं। तो एक दो क्या, जितने डीप सी पोर्ट हो। सिंगापुर का महत्व देखें, सिंगापुर का इतना महत्व क्यों है? केवल उसकी एक लोकेशन है, या फिर उस लोकेशन का उसने फायदा उठाकर बड़े बड़े पोर्ट्स बनाए, उसने अपना विकास किया वहां पर। आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में देखें, डीप सी पोर्ट्स का उनको कितना फायदा है। आप अपने डीप सी पोर्ट्स और बनाइए, जिससे आपका आर्थिक लाभ होगा। क्योंकि देखिए, हिंद, पूरी दुनिया में कोई एक और देश नहीं है जिसके नाम पर एक समुद्र, एक महासागर हो। पूरी दुनिया में केवल एक भारत है जिसके नाम पर हिंद महासागर है। अगर आपने उस शक्ति को नहीं पहचाना और उसका इस्तेमाल नहीं किया अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो सामरिक तौर पर हो या आर्थिक तौर पर हो, लेकिन साथ साथ ये जरूरी है कि आप पर्यावरण की भी रक्षा करें। यह भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से 2004 में सुनामी आया था, अगर फिर सुनामी आया तो उससे सुरक्षा के क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा भी बेहद आवश्यक है। पेड़ कहां और लगाए जा रहे हैं, किस तरह से वहां जो कोरल रीफ्स हैं उनकी सुरक्षा की जा रही है, ये सारे कदम हैं जिनकी पारदर्शी तरीके से जो सवाल उठे उनके उत्तर आने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी आर्थिक शक्ति के साथ साथ अपनी सामरिक शक्ति भी बढ़ाने की आवश्यकता है। आपकी हिंद महासागर में आपकी नौसेना वहां बड़े तरीके से तैनात होगी, आपके कंटेनर पोर्ट्स वहां बड़ी संख्या में होंगे, तो दुनिया आपके पास आएगी।
आपकी आर्थिक शक्ति बढ़ेगी तो आप और अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाएंगे, और उतना कम कोई और देश आपसे पंगा लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर हिमालय में कोई आपका उत्तर में पड़ोसी आपको दबाने की कोशिश करेगा अगर, तो उसको ये मालूम है कि जितनी ऊर्जा की उसकी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादातर यही मलाक्का स्ट्रेट से जाती है, और वो मलाक्का स्ट्रेट आपकी नौसेना डोमिनेट करती है। तो यहां आप सांप की पूंछ दबा सकते हैं। कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे ही देश में हमको कमजोर करने की वो साजिश रच रही हैं कि आप अपनी शक्ति हिंद महासागर में और ज्यादा नहीं बढ़ा पाए? उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। हर प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए, लेकिन आपकी शक्ति, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, सामरिक शक्ति हो या सैन्य शक्ति हो, ये निरंतर बढ़नी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए आपको अपनी आर्थिक शक्ति, अपने व्यापार के रास्ते और अपने देश को निरंतर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस बारे में आप विचार जरूर